गुड इवनिंग गाइस। सो गाइस, हम विज़न के डेली के करंट अफेयर्स लेके आ गए हैं। आज ये जो मैगज़ीन आई है ये थोड़ी लेट पब्लिश हुई है, इसलिए थोड़ा मुझे वीडियो लाने में थोड़ा लेट हो गया है। तो उसकी फर्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इंडिया सेक्स रेशियो एट द बर्थ इम्प्रूव्स आफ्टर 4 कंसेक्यूटिव ईयर्स ऑफ डिक्लाइन। 4 साल कॉन्सिक्यूटिवली जब इंडिया की सेक्स रेशियो जो डिक्लाइन हुई थी वो इस साल कुछ इम्प्रूव हुई है। ये सर्वे किसने किया? सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो इस साल मतलब कि 2016 से 2018 के पीरियड में 1000 फीमेल बर्थ के ऊपर कितने मेल किड्स हुए हैं? 1112 मतलब 1112 किड्स हुए हैं, जो कि 2015-17 में कितने थे? 1116 थे। जो सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे एक डेमोग्राफिक सर्वे है जो एनुअल एस्टीमेट बताता है वेरियस इंडिकल्स का। ये कंडक्ट किया जाता है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमिश्नर। इसमें क्या है, जो केरल और वेस्ट बंगाल है उसने इंप्रूवमेंट शो की है, जबकि जो बिहार जो कि मोस्टली रूरल है और दिल्ली जो मोस्टली अर्बन है वहाँ सबसे ज़्यादा डिटोरिएशन हुआ है सेक्स रेशो बर्थ में। लेकिन जो हमारा ये जो सेक्स रेशो बर्थ आया है ये बेटर देन चाइना है, जिसकी कितनी है 1126, और वियतनाम की कितनी है 1118 है। लेकिन ये वर्ड्स है देयर नेचुरली ऑकरिंग। अगर हम नेचुरली मतलब कि नेचुरली अगर देखा जाए तो 1030 या 1050 के बीच में ही लाई करता है। लेकिन जो ग्लोबल एवरेज कितना है 1068, उससे तो हमारी मतलब कि वर्स ही है। ह्यूमन बर्थ्स आर नेचुरली मेल बायस्ड। नेचुरली ही ह्यूमन बर्थ्स के मेल बायस होते हैं, जो कि टोटल बर्थ में से 51.3% होते हैं ड्यूरिंग एनी पीरियड ड्यू टू द मोर गेस्टेशनल रिस्क टू फीमेल फिटसेस। अब रीजंस क्या है हमारे पुअर जो सेक्स रेट है बर्थ पे वो क्या है? क्योंकि मेटा प्रेफरेंस फॉर सन्स की प्रेफरेंस है, डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट्स लिंक टू ड्राइविंग अप द रेट ऑफ सेक्स सेलेक्टिव रहता है। अब क्या हर बंदा चाहता है कि बच्चे दो ही अच्छे, है ना, जिस वजह से क्या है हर बंदा क्या चाह रहा है कि हमारे पास लड़का हो। तो इस बार क्या है कि सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शंस होते हैं, जिस वजह से फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन करने के लिए सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शंस हो रहे हैं और सन्स की प्रेफरेंस की वजह से। अब गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नेशन वाइड अवेयरनेस है। दूसरा प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक 1994 में ये आया था। सुकन्या समृद्धि अकाउंट है जिसमें क्या है गर्ल चाइल्ड को कुछ स्मॉल डिपॉजिट स्कीम दिया जाता है विद अ हायर इंटरेस्ट। ठीक है, ये लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए है कि यहाँ कि आप अगर आप बेटी को जन्म दोगे तो आपको ये फ़ायदे मिलेंगे और आप उसको बोझ ना समझिए। ठीक है, नेक्स्ट रिपोर्ट पे आते हैं। टाइम टू एंड इम्पोर्ट रिलायंस फॉर सोलर इक्विपमेंट। पीएम ने बोला है कि अब हमें जो सोलर इक्विपमेंट के लिए हम इतना ज़्यादा इंपोर्ट करते थे अब हमें उस पर डिपेंडेंट अपनी कम करनी चाहिए। इसलिए जो रेवा सोलर प्रोजेक्ट पीएम ने इनोग्रेट किया कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, एशिया का लार्जेस्ट है। ठीक है, इसमें 750 मेगावाट का रेवा सोलर प्रोजेक्ट आया है। पीएम ने कॉल किया कि हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर करेंगे ताकि हम अपने सोलर सेल्स में प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकें और ख़ुद को सेल्फ सफिशिएंट बना सकते हैं। ये डेवलप कौन करेगा? रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिट के द्वारा डेवलप किया जाएगा। ये पहला सोलर प्रोजेक्ट होगा कंट्री में जो ब्रेक करेगा ग्रिड पैरिटी बैरियर। ग्रिड पैरिटी बैरियर क्या होता है? जब अल्टरनेटिव एनर्जीज जो हैं वो भी उतनी कॉस्ट में ही पड़ रहे हैं जिससे हम कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कोल से जिस दाम में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, सोलर में भी अगर हम उसी दाम में एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं तो इसे ही ग्रिड पैरिटी बैरियर बोल सकते हैं। और जबकि जो कोयले से प्रोड्यूस करेंगे वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, सोलर से जो करेंगे वो एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली है। इंडिया को जो सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो भी 4 गीगावाट है, जबकि एवरेज जो हमारी एनुअल डिमांड वो कितनी है 10 to 15 गीगावाट है। इसमें से चाइना जो इंपोर्ट करता है सोलर सेल वो नियर अबाउट 77.5% करता है। और इन 2019-20 जो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है सोलर प्रोडक्ट्स में वो हमारी नियरली डबल हुआ है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। मैं 2018 में जितना हमने एक्सपोर्ट किया है सोलर प्रोडक्ट्स का वो 2019 में हमने डबल किया है। लेकिन ये नंबर बहुत स्मॉल है कंपेयर टू इम्पोर्ट्स, इसलिए हमें क्या करना है, इसलिए गवर्नमेंट ये इंडस्ट्री लेके आई है ताकि हम अपनी डिपेंडेंस इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम कर सकें। अब इनिशिएटिव क्या लिया गया है ताकि हम डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट कर सकें? मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम लाए हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए। हम सेटअप करेंगे सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन इंडिया लिंक विद द एश्योर टेक ऑफ इन द फॉर्म ऑफ पावर परचेजिंग एग्रीमेंट फॉर सोलर पावर प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। पावर परचेजिंग एग्रीमेंट क्या होता है? ये एग्रीमेंट दो लोगों के बीच में होता है, जो पावर प्रोड्यूस करता है और जो पावर को परचेज करता है। तो इन दोनों के जो बीच में एग्रीमेंट होता है ना वो पावर परचेसिंग एग्रीमेंट होता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। एक्सपर्ट पैनल कॉल्स फॉर ओवरहोल ऑफ फैक्ट्री सेफ्टी नो। अभी जो आपको पता ही विशाखापट्टनम में स्टायरन गैस लीक हुई थी एलजी पॉलीमर प्लांट में, तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी सेटअप हुई थी। तो उसने कुछ रिकमेंडेशन दिया। उसने रिकमेंड किया कि फैक्ट्री सेफ्टी बोर्ड सेंटर और स्टेट लेवल दोनों पे सेटअप करना चाहिए, जो हर एक फैक्ट्री सेफ्टी लॉ को अपने एम्बिट में लाएगा। ठीक है,
करंटली कुछ लाज है जैसे फैक्ट्री एक्ट, इंडियन बॉयलर एक्ट, एक्सप्लोजिव एक्ट या पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस 1981, ये सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंडर आते हैं, ठीक है, और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के अंडर आते हैं। जो सेंट्रल फैक्ट्री सेफ्टी बोर्ड है उसको कुछ मेजर स्टैंडर्ड सेटअप करनी चाहिए डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्ट्रीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग को भी हमें सेटअप करना चाहिए जो सारे मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करेगी। एक हम कॉम्पिटेंट ऑडिटर्स को भी अपॉइंट करेंगे जो एनुअल सेफ्टी और एनवायरमेंटल ऑडिट्स को कैरी आउट करेगा। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को हमें नोटिफाई करना है कि एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लाया जाए अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, ताकि हम एनवायरमेंट क्लियरेंस दे सकें। करंटली देयर इज़ नो मॉनिटरी एंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म, अभी कोई भी मॉनिटर या रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है जो एनवायरमेंट क्लियरेंस को दे सके। सुजेशंस को बिकम सिग्निफिकेंट एज देयर, क्योंकि अभी ये सुजेशन इतने सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि जब से पोस्ट कोविड मतलब कि जब से हमने अनलॉक 1 स्टार्ट किया है और जब से फैक्ट्रीज़ का काम रिज्यूम हुआ है उसके बाद कम से कम 30 इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं जिसमें 75 पीपल ऑलरेडी मर चुके हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसकी रिकमेंडेशंस को इतना हमने ध्यान रखा है, ठीक है। ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड, हमें क्या है देखो 2023-24 तक हमने 10,000 FPOs को फॉर्म करना है। अब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक लीगल एंटिटी होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह होती है, फार्मर्स के द्वारा फॉर्म की होती है ताकि वो क्या कर सके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं या उसके एलिट सेक्टर्स हैं उसमें प्रोडक्शन और मार्केटिंग को एनहेंस कर सके, उनकी इकोनॉमीज़ को एनहेंस कर सके। ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि हम प्रोडक्टिविटी को एनहेंस कर सके एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव और सस्टेनेबल रिसोर्स यूज़ करके, ठीक है। प्रोवाइड क्या करता है ये हैंड होल्डिंग एंड सपोर्ट टू न्यू FPOs अप टू द 5 ईयर्स, ये कैपेसिटी बिल्डिंग डेवलप करता है एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स में, ठीक है। अब गाइडलाइंस किया है FPO की विद मिनिमम फार्मर, जो भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें मिनिमम फार्मर मेंबर्स 300 होने चाहिए अगर तो प्लेन एरिया, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्टर्न या हिली एरिया तो वहाँ पे 100 होने चाहिए। जो फॉर्मेशन और प्रमोशन होता है होगा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का, वो बेस्ड किस पे होएगा, प्रोड्यूसर क्लस्टर एरिया। प्रोड्यूस क्लस्टर एरिया का मतलब होता है कि कुछ जो वो जोग्राफिक एरिया जहाँ पे जो प्रोड्यूस है वो सिमिलर नेचर की होती है, ठीक है। अब आप आम देख लो, जो यूपी में उगते हैं वो अलग होंगे और जो किसी और स्टेट में उगते हैं क्योंकि वो वहाँ पे एनवायरनमेंट अलग है तो उनके आम अलग होते हैं। तो इसलिए जो फार्मर प्रोड्यूस क्लस्टर एरिया के बेस्ड होते हैं। नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी को हम सेटअप करेंगे जो ओवरऑल प्रोजेक्ट को गाइडेंस और मॉनिटरिंग प्रोवाइड करेगी। इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज में कौन होगी, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, नाबार्ड होगी, ठीक है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होगा और स्टेट और यूटीज़ की अपनी अपनी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होंगी। क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टेट लेवल पे फॉर्म करेंगे जो कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। गवर्नमेंट को कुछ फाइनेंस करना चाहिए FPOs को ताकि उन्हें स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है गाइस। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल रिलीज इज वाइट पेपर ऑन फोकस्ड इंटरवेंशन फॉर मेकिंग इंडिया पोस्ट कोविड-19। पहले हम ये देख लेते हैं टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल है क्या। ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है किसके अंडर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। गाइस ये आपको पता होना चाहिए कौन सा किसके अंडर है, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर है। ये क्या करता है, टेक्नोलॉजी डोमेन में काम करता है, टेक्नोलॉजी ट्रेजेक्टरीज को असेट करता है और ये इनोवेशन को सपोर्ट करता है। अभी जो वाइट पेपर रिलीज़ किया है, वाइट पेपर में ये है कि अब पोस्ट कोविड में जैसे कोविड ख़त्म होएगा या जो भी है उसके बाद, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत बेकार हो चुकी है, तो अगर क्रिटिकली अगर इकोनॉमी को हमें बूस्टअप करना है तो उसने बताया कि हमें कौन से सेक्टर को ज़्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, मार्केट ट्रेंड्स और अपॉर्चुनिटी। मेनली 5 सेक्टर में उसने देखा कि हमें ज़्यादा ध्यान किस पे देना चाहिए। तो ये तो एक यही है, मेडिकल और हेल्थ, दूसरा मशीनरी और मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग पे। पेपर ने आइडेंटिफाई किया है पॉलिसी ऑप्शन प्राइमरी फॉर पब्लिक हेल्थ सिस्टम, MSME सेक्टर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर, ग्लोबल रिलेशन में FDI को अपना जितना प्रमोट करो, ट्रेड अलाइनमेंट्स को रिकैलिब्रेट करो और न्यू एज टेक्नोलॉजीज एक्सेट्रा। अब इसने रिकमेंडेशन क्या किया है कि टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स इंडिया में एस्टेब्लिश होने चाहिए जो कि जॉब को क्रिएशन करें, ठीक है। हमें इंपोर्ट का कुछ सब्सिट्यूट ढूंढना पड़ेगा और अपनी इनोवेशन पे ज़्यादा ध्यान करना है। इंडिजीनियस इनोवेशन मतलब कि इंडिया की अपनी इनोवेशन को प्रमोट करना होगा, उसको डेवलप करना होगा। हमें
टेक्नोलॉजी को सोलर टेक्नोलॉजी में अपनी इवॉल्व करनी है, ई व्हीकल में, इनोवेटिव एग्री प्रोसेसिंग में, इन एसोसिएशन विद इजराइल, जापान, जर्मनी। आपको पता है जिस सेक्टर में हम ज़्यादा इंपोर्ट में डिपेंडेंट है, हमें उस सेक्टर पर अपना ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे हम सोलर सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, तो इसलिए अभी हमने रेवा प्रोजेक्ट को फॉर्म किया। इसलिए ये बता रहा है जिस जिस सेक्टर में हम ज़्यादा डिपेंडेंट है उस पर हमें ध्यान देना है, ठीक है। अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर रूरल एरियाज़ के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करो जो कि अफोर्डेबल कॉस्ट में वो। हमें मेडिकल प्रोडक्ट्स पे ध्यान देना चाहिए जो मेनली अभी इंपोर्ट होते हैं बाहर से। जो हम जेनरिक मेडिसिन बनाते हैं, आपको पता है इंडिया सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोड्यूसर है जेनरिक मेडिसिन का, लेकिन जो उसका रॉ मटेरियल है ना वो सबसे ज़्यादा चाइना से इंपोर्ट होता है, ठीक है। तो हमें इसका भी कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढना है। हमें टेक्नोलॉजी स्टार्टअप एक्सचेंज को भी क्रिएट करना है, ठीक है। तो गाइस यही कुछ है। पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड कुछ कैसा होगा कि हम लोकलाइजेशन की तरफ शिफ्ट होएंगे, डिजिटली को ज़्यादा पुश मिलेगा, ठीक है। कैश इज़ किंग ऑफ फॉर द बिजनेसेस। हम वेरिएबल कॉस्ट मॉडल की तरफ मूव करेंगे। हम कंट्रोल टावर कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड करेंगे। सप्लाई चेन रेजिलियंस इज़ ए की, बिल्डिंग एजिलिटी, ठीक है। अब कुछ छोटी छोटी न्यूज़ देख लेते हैं। ड्राफ्ट एड्स टू नेविगेशन बिल 2020। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने एक ड्राफ्ट को बिल को इशू किया है पब्लिक सजेशंस के लिए। ये जो ड्राफ्ट बिल होएगा ना, नेविगेशन बिल, ये रिप्लेस कर देगा लाइट हाउस एक्ट 2017 को, ठीक है। क्यों करेगा? ताकि हम कुछ इनकॉर्पोरेट कर सकें अच्छी ग्लोबल प्रैक्टिसेस को, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंटल्स को, किसमें फील्ड, अपनी मैराइन नेविगेशन एयर फील्ड में। ये जो मिनिस्ट्री ने ये जो अभी ड्राफ्ट इनिशिएट किया है, ये रिप्लेस कर देगा किसको? जो पहले कॉलोनियल लॉज थे उनको रिप्लेस करेगा विद मॉडर्न नीड्स। क्योंकि अभी हमें मैरीटाइम इंडस्ट्री की अभी हमारी कुछ मॉडर्न नीड्स है, तो हमें पुराने जो लॉज या कॉलोनियल लॉज है उसको हमें रिप्लेस करना होगा, तो ठीक है। तो ये यही बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने ये पोर्टल को लॉन्च किया है। कौन सा? असीम पोर्टल, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल। किसने डेवलप किया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आपको याद रहना चाहिए, ठीक है गाइस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो स्टेट पीसीएस होते हैं ना उसमें तो बस इतना ही पूछते हैं, उसमें तो काम खत्म। इसमें क्या करेंगे? हम स्किल्ड लोगों को हेल्प करेंगे कि उनको जॉब पहुंचाया जाए। इसमें क्या है? ये पहली बात तो ये प्लेटफॉर्म है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। इसमें मेन क्या है कि हम ना इधर वर्कर्स की डिटेल दे देंगे जिसको जॉब चाहिए उसकी, और उसकी हम लिख देंगे उसकी स्किल्स क्या हैं, और उधर हम किसके डाल देंगे? जो एम्प्लॉयर है, मतलब कि मुझे अब बंदे की ज़रूरत है, ठीक है। वो क्या करेगा? ब्रिज करेगा गैप, डिमांड सप्लाई गैप ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स अक्रॉस द सेक्टर। ये जो मैनेज किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये जो पोर्टल है वो किसके द्वारा मैनेज किया जाएगा? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इन कोलैबोरेशन विद बेंगलुरु बेस्ड कंपनी बेटर पीस, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पहली बात तो ये वेब पोर्टल लॉन्च किसने किया है, फिर उसके बाद इसको मैनेज किया कौन करेगा, और किसके साथ मैनेज करेगा? बेंगलुरु की एक कंपनी है बेटर प्लेस, उसके द्वारा। फिश क्रायो बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने अनाउंस किया कि वो फिश क्रायो बैंक को सेटअप करेगी। ये पहला फिश क्रायो बैंक होगा जो एस्टेब्लिश होगा वर्ल्ड में, ठीक है। ये क्या करेगी? अवेलेबल, मतलब कि फ़िश के स्पर्म्स को अवेलेबिलिटी करेगी ऑफ डिज़ायर्ड स्पीसीज टू फिश फार्मर। जब भी फ़िश के फार्मर्स को फ़िश स्पर्म्स की ज़रूरत होगी तो वो उन्हें देगा, ठीक है। इससे क्या होगा? हम फिश प्रोडक्शन अपनी बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, और इसके अंदर फ़िश फार्मर्स की भी क्या होगी? प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज़ होएगी। ये जो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, ये कोलैबोरेट किसके साथ करेगा? नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज के। ये सारा काम करने के लिए फिश क्रायो बैंक को एस्टेब्लिश करने के लिए कौन कौन करेगा? नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड और नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज। समझ में आ गया? फिश क्रायो बैंक लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, और एस्टेब्लिश कौन कौन करेंगे? ये दो अलग बॉडीज़ हैं, वो करेंगी। नेक्स्ट, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स प्रोजेक्ट। ये है क्या? ये एक वेबिनार है जो ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। क्या है? ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल का वेबिनार। इसमें क्या है? एक डिजिटल स्किलिंग और मेंटोरशिप इनिशिएटिव है। डिजिटल स्किलिंग और मेंटोरशिप, इसमें क्या करेंगे? हम जो लीडर्स और एक्सपर्ट्स को एंगेज करेंगे जो डिफरेंट डोमेन्स हैं, जैसे बिजनेस से हो गया, एजुकेशन से हो गया, हेल्थ से हो गया, पॉलिटिक्स या आर्ट से, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सबके लीडर्स एक्सपर्ट्स को एंगेज करेंगे और उन्हें बोलेंगे कि वो जो ट्राइब के यूथ रहते हैं, ट्राइबल यूथ, उनको क्या करेंगे? पर्सनली मेंटोर करेंगे। किस और जो एरियाज होंगे जिनमें वो मेंटोर करेंगे? डिजिटल लिटरेसी, लाइफ स्किल्स और लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप में। ये जो गोल प्रोजेक्ट है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन पार्टनरशिप विद फेसबुक। गाइस नोट इट, किसके साथ? फेसबुक। क्योंकि पूछ लेते हैं कि अमेजोन के साथ क्या है, या IBM के साथ क्या है, या कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी का नाम लिख देंगे, ठीक है, और आपको कन्फ्यूज़ कर देंगे। तो आपको पता होना चाहिए ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ मिलकर फेसबुक ने किया।
इवन वो ट्राइफेड भी बोल सकते हैं, ट्राइफेड एजेंसी। और आप सबसे पहले ट्राइफेड करो क्योंकि ट्राइबल के काम आगे तो ट्राइफेड नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, मंगोलियन कंजूर। मंगोलियन कंजूर है क्या? ये एक्चुअली एक बुद्धिस्ट का टेक्स्ट है, ठीक है, जो मंगोलियन बुद्धिस्ट के द्वारा मतलब कि माना जाता है और एक इनको वर्शिप किया जाता है वहाँ पे टेम्पल्स में। मंगोल कहाँ है? चाइना और रशिया के बीच में मंगोल पड़ता है, ठीक है। ये क्या है? मंगोल्स को एक कल्चरल आइडेंटिटी प्रोड्यूस करता है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक प्रोजेक्ट को लिया है जिसमें हम क्या करेंगे, रीप्रिंट करेंगे कुछ 108 वॉल्यूम्स ऑफ मंगोलियन कंजूर। ये जो टेक्स्ट है ना, बुद्धिस्ट टेक्स्ट मंगोलियन कंजूर, इसको हम रीप्रिंट करेंगे 108 वॉल्यूम में अंडर नेशनल मिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। और ये प्रोजेक्ट किसने स्टार्ट किया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। जो NMM है, नेशनल मिशन ऑफ फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर है। ये मैंडेट करता है डॉक्यूमेंटिंग, कंजर्विंग एंड डिसिमिनेटिंग द नॉलेज प्रिजर्व्ड इन मैन्युस्क्रिप्ट। जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर नॉलेज है उनको प्रिजर्व करने के लिए हम हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हागिया सोफिया टर्की। अब ये है क्या? पहली बात तो ये एक इस्तांबुल का जो म्यूज़ियम था जिसको अभी मॉस्क्यू में कन्वर्ट कर दिया है। ये जो ओरिजिनली बिल्ट हुआ था वो ईस्टर्न रोमन एम्पायर 6th सेंचुरी में बिल्ट हुआ था, ठीक है। और ये मॉस्क्यू बना दिया था हमने अंदर 1453 में इसको हमने क्या बना दिया था? मॉस्क्यू बना दिया था ठीक है। अभी तक तो ये 1934 में फिर हमने इसको म्यूज़ियम बना दिया था और फिलहाल इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या कर दिया? डिक्लेयर कर दिया। नेक्स्ट, भाषण 4 बांग्लादेश। ये जो भाषण 4 बांग्लादेश अभी क्या है, ये एक बे ऑफ बंगाल का अनइनहेबिटेटेड आइलैंड है, मतलब कि यहाँ पे कोई रहता नहीं है, जहाँ पे बांग्लादेश ने अभी शेल्टर हाउस बना रखा है। वो 1 लाख रोहिंग्या रिफ्यूजीज, तो आपको पता है रोहिंग्या रिफ्यूजीज मेनली कहाँ से आते हैं? म्यांमार से आते हैं, बांग्लादेश में एंटर कर जाते हैं। तो उन लोगों को अभी हमने शेल्टर प्रोवाइड कर रखा है, किसने? बांग्लादेश ने। कहाँ पे? भाषण 4। और कहाँ पे? ये बे ऑफ बंगाल में है। ये ऐसा एरिया जो मेनली फ्लड्स, इरोजन्स या साइक्लोन के लिए काफ़ी प्रोन रहता है। रिसेंटली बांग्लादेश ने रेफ्यूज़ कर दिया है कि हम रोहिंग्यास को कहीं सेटल करेंगे अमंग द कोरोना पेंडेमिक, ठीक है। जो वहाँ है वो वहीं पड़े रहेंगे, ठीक है। सो ऐसे आज का करंट अफेयर आपको हो गया। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज, बाय बाय।